नमस्कार साथियों, मैं इंजीनियर सुनील कुमार एके एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आप सभी लोग जल्दी से जल्दी लाइव आ जाइए और हम लोग सेशन को प्रारंभ करते हैं। जैसा कि हम लोग सिलेबस के अनुसार सभी टॉपिक पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं और कुछ ऐसे भी टॉपिक होते हैं जिसे हम विविध के अंतर्गत चर्चा करते हैं। जैसे जो करंट टॉपिक है, जो करंट के टॉपिक है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट अभी घटनाएं हुई हैं, इन सभी पहलुओं पर हम लोग इसके अंतर्गत चर्चा करते हैं। अगर हम बात करें विविध के अंतर्गत तो लगभग 10 से 15 क्लास हम लोग विविध के अंतर्गत देखेंगे। और आप देखिएगा कि जो हम लोगों ने अभी तक क्लास के अंतर्गत अर्थात बात किया जाए विषय वस्तु के अंतर्गत हमने पढ़ा, उससे अलग भी प्रश्न पूछे जाते हैं। समसामयिक घटनाओं के आधार पर पर्यावरण से संबंधित जो घटनाएं हैं, तत्कालिक जो घटनाएं घटित होती हैं, वहां से प्रश्न पूछा जाता है। इसीलिए हमने आपसे कहा भी था और आपको विश्वास भी दिलाया था कि जब आप मेरी पूरी क्लास देख लेंगे तो आप ईवीएस के अंतर्गत 30 क्वेश्चन में सीटेट में लगभग अगर मैं बात करूं तो 25 प्लस संभवतः, अगर मैं बात करूं 28 तो अतिशयोक्त हो जाएगा, क्योंकि अगर आप लोगों ने सही से पढ़कर गए तो 28 तो आना ही है। लेकिन मिनिमम की अगर मैं बात करूं, न्यूनतम की बात करूं तो कम से कम 25 तो आ ही जाएगा। मिनिमम की मैं बात कर रहा हूं। अगर आप लोगों ने हमारी क्लास ध्यान से आप लोगों ने देख लिया है तो अगर मैं बात करूं तो मिनिमम जो है 25 और मैक्सिमम जो है 28 भी हो सकता है। वह आपके गलतियों पर निर्भर करता है। अगर आपने गलती नहीं किया तो आपका क्वेश्चन बढ़ सकता है। तो आज हम बात करते हैं प्रजाति पुनर्प्राप्ति के कार्यक्रम के बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं। कुछ प्रजातियां हैं जो संकट अवस्था में है या लुप्त प्राय अवस्था में है। ऐसे प्रजातियों को संरक्षण दिया जा रहा है, उनको संरक्षित किया जा रहा है जिससे वह लुप्त ना हो पाए। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाए जाते हैं उनको, उनके संरक्षण के लिए। तो उन्हीं सभी पहलुओं पर हम लोग बात करते हैं। तो जितने भी लोग जुड़े एक बार कमेंट करिए, मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही या नहीं। तो मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही या नहीं, ठीक है। तो मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही या नहीं, तो जितने लोग जुड़े हैं एक बार कमेंट करिए, ठीक। तो मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही या नहीं। चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ की अगर मैं बात करूं प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम के बारे में। तो अगर बात की जाए इसकी शुरुआत बात की जाए 11वीं पंचवर्षीय योजना के अवधि 2007 से 2012 के दौरान राष्ट्रीय उद्यानों, नेशनल पार्क और बात की जाए अभ्यारण्यों के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के विकास के लिए सहायता की पूर्ववर्ती पर्यावरण और वन मंत्रालय योजना को दोबारा तैयार किया गया और इसका नाम बदलकर वन्यजीव आवासों के एकीकृत विकास कर दिया गया। तो पहले क्या नाम था बेटा? पहले नाम था पर्यावरण और वन मंत्रालय योजना, को दोबारा नाम परिवर्तित करके इसका नाम रख दिया गया वन्य जीव आवासों का एकीकृत विकास कर दिया गया। क्लियर है? तो यहां तक समझ में आ गया? प्रिया भी जुड़ चुकी है। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, स्वागत है। चलिए बात किया जाए मिनिस्ट्री ऑफ, अगर बात करूं MOEFOC, तो मिनिस्ट्री ऑफ, ठीक है। तो अगर बात किया जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट
एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज ने भारतीय वन्यजीव संस्थान और अन्य वैज्ञानिक संस्थानों संगठनों के परामर्श से गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजाति या पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के उद्देश्य 16 स्थलीय, कितना बेटा, 16 स्थलीय भाग को, और अगर बात किया जाए 6 जलीय प्रजातियों की पहचान की है, ताकि व्यापक परिदृश्य समुद्री परिदृश्य में संरक्षित क्षेत्रों के बाहर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। तो ये जितने भी कार्यक्रम है, अगर बात किया जाए प्रजातियों को सुरक्षित रखने के लिए संचालित की जा रही हैं, कि कैसे जो है उनके आवास में, अगर बात किया जाए उनके हैबिटेट्स में ही संरक्षित किया जाए। अगर उनके हैबिटेट्स में नहीं संरक्षित किया जा रहा है तो कुछ बाहर जो है ऐसे स्थानों पर संरक्षित किया जाए जिससे वह लुप्त प्राय ना हो सके, उनकी संख्या में लगातार वृद्धि हो। क्लियर है? चले अब बात करते हैं एशियाई जंगली भैंसा। तो एशियाई जंगली भैंसा की जो स्थिति, सुरक्षा की स्थिति है, अब भाई एशियाई जंगली भैंसा जो है ये लुप्त प्राय की स्थिति में है। किसके प्राय? तो लुप्त प्राय की स्थिति में अगर बात किया जाए, ठीक है, तो यहां पर बात किया जाए आईयूसीएन की लाल सूची में, तो आईयूसीएन की लाल सूची में जो है 9 लाल सूची में कैटेगराइज किया गया है, उसमें जो कैटेगरी है वह किसमें है? तो एशियाई जंगली भैंसा जो है लुप्त प्राय प्रजाति में है। किसमें बेटा? तो लुप्त प्राय प्रजाति में है, लुप्त प्राय प्रजाति में। अब बात किया जाए इसका फुल फॉर्म, अगर बात किया जाए तो इंटरनेशनल यूनियन, तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसकी स्थापना अगर बात किया जाए तो 5 अक्टूबर 1948, तो 5 अक्टूबर 1948, तो 5 अक्टूबर 1948 की इसकी स्थापना हुई। अगर बात किया जाए साइट्स की, अगर बात किया जाए तो साइट्स, अगर बात किया जाए कन्वेंशन, ठीक है, तो अगर बात किया जाए कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड, तो कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन endangered of wildlife, of wild fauna and flora, अब बात किया जाए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 के तहत, ये याद रखिएगा, यहां पर 3 संस्थाएं हैं, जो 2 अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं और एक भारतीय संस्थाओं के द्वारा जो प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, जो प्रजातियां लुप्त प्राय हो रही हैं, जो संकटग्रस्त अवस्था में है, जो भविष्य में लुप्त प्राय होने की आशंका है, ऐसी प्रजातियों को इन संस्थाओं के द्वारा संरक्षण प्रदान करने की व्यवस्था की जाती है। क्लियर? अब बात किया जाए, आगे बढ़ते हैं एशियाई जंगली भैंस के बारे में, ठीक है। बात किया, यह पृथ्वी पर दूसरी सबसे भारी जीवित गोजाति प्रजाति अर्थात अस्थाई खुर वाले जुगाली करने वाले स्तनधारियों का परिवार है। यह छत्तीसगढ़ का राज्य पशु है। तो अगर बात किया जाए एशियाई जंगली भैंसा जो है यह छत्तीसगढ़ का, अगर मैं बात करूं, राज्य पशु भी है। साथ में अगर बात किया, ये शायद ही कभी जल के स्रोत से दूर पाए जाते हैं और प्रायः गर्दन तक जल में डूबे रहते हैं। इनके जो गर्दन है वह प्रायः जो है
जल में डूबे रहते हैं। नर आमतौर पर मादाओं से बड़े होते हैं। यहां पर अगर बात की जाए इसके बारे में, नर आमतौर पर मादाओं से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। नर के सींग मादा की तुलना में अधिक मोटे और छोटे होते हैं। जो नर के सींग हैं वह मादा की तुलना में अधिक मोटे एवं छोटे होते हैं। क्लियर, अधिक मोटे एवं छोटे होते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। चलिए अब बात किया जाए पर्यावास के बारे में। अगर बात की जाए इनके आवास मुख्य रूप से ये जलोढ़ घास के मैदानों, दलदली और नदी घाटियों में पाए जाते हैं। तो अगर बात किया जाए, ध्यान समझिए, तो ये जो एशियाई जंगली भैंसे हैं, तो एशियाई जंगली भैंसा, ध्यान समझिएगा, एशियाई जंगली भैंसा। तो अगर इसका पर्यावास की बात किया जाए, पर्यावास इसको कहा गया, ये चीजें यहां से आप ध्यान समझिएगा। एशियाई जंगली भैंसे के बारे में अगर आप ये चीजें समझ में आ गया, अगर बात की ये शायद कभी जल के स्रोत से दूर पाए जाते हैं, तभी हो सकता पाए जा सकते हैं। लेकिन अगर हम आपसे बात करें, ध्यान समझिए, लेकिन अगर हम आपसे बात करें यहां पर, इनके जो गर्दन होता है प्रायः जल में डूबे रहते हैं। इनके जो गर्दन होता है वो प्रायः जल में क्या होता है बेटा, डूबे रहते हैं। यहां पर ध्यान समझिएगा, जब गर्दन, इन भैंसों के जो गर्दन है, अगर मैं गर्दन की बात करूं, गर्दन जो है वह जल में डूबे रहते हैं। तो जल में डूबे रहते हैं, तो डूबे रहते हैं, तो ये कैसे क्षेत्र में पाए जाएंगे बेटा, ऐसे क्षेत्र जहां पर अगर बात किया जाए जलोढ़ घास के मैदान, आसपास दलदली क्षेत्र हो, घाटियां हो, नदी घाटियां, नदी बेसिन हो, वहीं पर ये एशियाई जंगली भैंसा पाए जाएंगे। क्लियर। तो अगर बात किया जाए, जहां पर बात किया जाए जलोढ़ घास के मैदान है, जलोढ़ घास के मैदान अगर बात किया जाए जहां पर तराई क्षेत्र है, तो ऐसे जलोढ़ घास के मैदानों का तात्पर्य हुआ कि ऐसा क्षेत्र जो तराई क्षेत्र होता है, जहां पर वर्ष भर जल भराव होता है, वर्ष भर जल भराव होता है। क्लियर है। तो वर्ष भर क्या होता है बेटा, जल भराव होता है। यहां पर अगर बात किया जाए जल भराव होता है, तो जल भराव, यहां पर क्या होता है बेटा, जल भराव होता है। ध्यान समझिएगा, ये आपके एग्जाम के दृष्टि से अगर मैं बात करूं सी टेट के साथ साथ, सी टेट के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो सी टेट के साथ साथ अन्य और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, अन्य और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जहां से प्रश्न पूछा जाता है। ये ऐसे प्रश्न है या ऐसे टॉपिक हैं जो करंट के टॉपिक होते हैं, चाहे वह सी टेट हो, चाहे वह पीसीएस हो, चाहे अन्य कोई और एग्जाम हो, सभी एग्जामों में प्रश्न पूछे जाते हैं। सभी एग्जामों में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन हमें क्या होता है कि हमने जो थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ लिया, हमने करंट से नहीं जोड़ा, उसको हमने समसामयिक से नहीं जोड़ा, तो हमारा प्रश्न क्या हो जाता है मेरे भाई, गलत हो जाता है। और यहीं से 2-4 क्वेश्चन इधर उधर हो गया, जिससे सिलेक्शन से हम क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। क्लियर। तो सिलेक्शन से हम क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। तो जलोढ़ घास के मैदान की अगर बात किया जाए, तो अगर उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में अगर बात की जो तराई का क्षेत्र है, तो जहां पर जल भराव होता है, जहां पर हमने क्या कहा, जल भराव होता है, समतल क्षेत्र होगा, जलोढ़ मिट्टी से निर्मित क्षेत्र होता है, और जहां जल भराव अर्थात निम्न जो क्षेत्र होता है जहां पर जल भराव होता है, वहीं पर जलोढ़ घास के मैदान पाए जाते हैं। दूसरा अगर मैं बात करूं तो दलदली क्षेत्र, दलदली क्षेत्रों में दलदली क्षेत्रों में अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, तो नदी बेसिन में जो है, नदी बेसिन, तो मुख्यतः अगर बात की जाए एशियाई जंगली भैंसा इन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं, क्योंकि गर्दन तक पानी होना चाहिए। ऐसे क्षेत्र में जहां पर मैदानी क्षेत्र होगा, जहां पर पानी का अभाव होगा, तो ऐसे क्षेत्रों में अगर हम आपसे बात करते हैं तो ऐसे क्षेत्रों में एशियाई जंगली भैंसा नहीं पाए जाएंगे। क्लियर। तो बात किया जाए भारत में कहां पाए जाएंगे, तो आमतौर पर उत्तर पूर्व भारत में, उत्तरी पूर्वी भारत में अगर बात की, उत्तर पूर्व भारत में अगर बात की जाए
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में। इसके बाद अगर बात की जाए मानस और डिब्रू सखोवा राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू सखोवा राष्ट्रीय उद्यान, लाओ खोवा वन्यजीव अभ्यारण्य असम। तो अगर बात किया जाए कहां पर बेटा, तो मुख्य रूप से अगर ऐसे ही प्रश्न पूछा जाएगा एशियाई जंगली भैंसा कहां पाया जाता है, तो 3 याद रखिएगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, 3 राष्ट्रीय उद्यान, एकदम मैं काम की बातें बता रहा हूं। तो अगर मैं बात किया जाए एशियाई जंगली भैंसा कहां पाया जाएगा बेटा, एशियाई जंगली भैंसा जो है, एशियाई जंगली भैंसा, तो एशियाई जंगली भैंसा अगर मैं बात करूं, ध्यान समझिएगा, तो अगर हम उत्तरी पूर्वी राज्यों में अगर बात की जाए, तो उत्तरी पूर्वी राज्यों में, उत्तरी पूर्वी राज्यों में अगर मैं बात करूं वर्षा की अगर बात किया जाए, तो जो मैदानी क्षेत्र, ध्यान समझिएगा, ऐसा क्षेत्र जो मैदानी क्षेत्र है, अगर सबसे अधिक मैदानी क्षेत्र कहां पर है बेटा, अगर उत्तरी पूर्वी राज्यों में सबसे ज्यादा मैदानी क्षेत्र जो है बेटा, तो वह है असम और अरुणाचल प्रदेश, असम एवं अरुणाचल प्रदेश। बाकी जो है पहाड़ी क्षेत्र वहां पर ज्यादा है। तो पूर्वी उत्तरी पूर्वी राज्यों में 2 ही क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्रों का विस्तार अधिक है कंपेरिजन टू मैदानी क्षेत्र। तो इस राज्य में मैदानी क्षेत्र अगर बात की जाए, असम और अरुणाचल प्रदेश में मैदानी क्षेत्र का विस्तार अधिक है। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहीं पर अगर आप देखेंगे, यहीं पर अगर हम आपसे बात करें तो क्या है बेटा, ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र है, ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन, ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन। तो ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन या आप कह सकते हैं, तो अगर बात किया जाए ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र, ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र है, जिसके कारण अगर बात किया जाए यहां पर दलदली क्षेत्र का विकास है, दलदली क्षेत्र पाए जाते हैं, नदी घाटी पाई जाती है, साथ में जलोढ़ घास के मैदान भी पाए जाते हैं, तीनों परिस्थितियां यहां पर विद्यमान है। तो एशियाई जंगली भैंसों के आवास के लिए, जीवित रहने के लिए, उनके विकास के लिए ये तीनों परिस्थितियां अनुकूल है। इसीलिए अगर बात किया जाए, इसीलिए असम में अगर मैं बात करूं, ध्यान समझिए, तो असम में अगर हम आपसे बात करें तो असम में काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा एवं काजीरंगा मानस डिब्रू सखोवा राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, और कहां बेटा, अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश की अगर बात किया जाए, बुरा चपोरी वन्यजीव अभ्यारण्य की अगर बात किया जाए, तो बुरा चपोरी वन्यजीव अभ्यारण्य और डी एरिंग मेमोरियल वन्यजीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में केंद्रित है। तो बुरा चपोरी वन्यजीव अभ्यारण्य, डी एरिंग मेमोरियल वन्यजीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में केंद्रित है। अब बात किया जाए, और अगर मैं बात करूं उत्तरी पूर्वी, उत्तर पूर्व भारत के अलावा और किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं एशियाई जंगली भैंसा, तो महाराष्ट्र में। कहां बेटा, तो महाराष्ट्र में। तो कोलमरका वन क्षेत्र महाराष्ट्र को जंगली भैंसों के लिए संरक्षण क्षेत्र घोषित किया गया है। चलिए यहां तक क्लियर हो गया, एक बार कमेंट करिए। रुचि द्विवेदी जी भी जुड़ चुकी है, राम राम सर जी, स्वागत है, स्वागत है तहे दिल से, तहे दिल से सभी लोगों का स्वागत है।
चलिएगा, सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत। बात किया जाए, आमतौर पर समूहों में रहते हैं, आमतौर में समूहों में रहते हैं, वयस्क नर बड़े झुंड बनाते हैं जिनमें 10 से 20 सदस्य होते हैं। तो ये जो एशियाई जंगली भैंसा है, ये आमतौर पर किस में रहते हैं बेटा? समूह में रहते हैं, अकेले नहीं रहते। ये सब हमेशा समूह में रहते हैं और वयस्क नर जो है बड़े झुंड बनाते हैं जिसमें 10 से 20 सदस्य होते हैं और वे दिन में विचरण करने वाले और रातचर दोनों होते हैं। अर्थात ये दिन में विचरण करते हैं और रात में विचरण करते हैं। क्लियर है? यहां तक हो गया बेटा, समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं, तो यहां पर अगर मैं बात करूं, ठीक है, यहां पर अगर बात किया जाए, ये देख राज क्षेत्र, ये आपका असम एवं अरुणाचल है, असम एवं अरुणाचल। अरुणाचल प्रदेश है, ठीक। और यहां पर अगर बात की जाए, ये जो क्षेत्र है महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र, तो जहां पर एशियन वाइल्ड बफेलो प्रेजेंस किया जाता है, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत अच्छी बात। अब बात की जाए, चलिए अब बात करेंगे एशियाई शेर। एशियाई शेर, अब एशियाई जंगली भैंसा के बारे में देख लिया गया, अब एशियाई शेर के बारे में देखेंगे। एशियाई शेर के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। एशियाई शेर के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो एशियाई शेर, तो अब सुरक्षा की स्थिति से अगर मैं बात करूं एशियाई शेर के बारे में, ध्यान समझिएगा। एशियाई शेर भी अगर बात की जाए IUCN लाल सूची के किस कैटेगरी में शामिल है? लुप्त प्राय में शामिल किया गया है। तो एशियाई जंगली भैंसे को भी लुप्त प्राय श्रेणी में शामिल किया गया है और एशियाई शेर को भी लुप्त प्राय श्रेणी में शामिल किया गया है। साइट परिशिष्ट वन में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अनुसूची वन में, तो अनुसूची वन में समाहित किया गया है। चले अब बात करेंगे एशियाई शेर के बारे में। अब मैं बात करूं जो अफ्रीकी शेर हैं, एक है अफ्रीकी शेर, अफ्रीका के जंगलों में पाए जाते हैं। एक है एशियाई शेर जो भारत के गुजरात के गिर नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। गिर नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, निवास स्थान है। तो एशियाई शेर अफ्रीकी शेरों की तुलना में थोड़े छोटे होते हैं, क्योंकि एशियाई शेर अफ्रीकी शेरों की तुलना में थोड़े छोटे होते हैं। एशियाई शेर की अनूठी विशेषता उसके पेट पर फैली त्वचा की औंदैर्ध्यता है। क्लियर? तो एशियाई शेर की अनूठी विशेषता उसके पेट पर फैली जो त्वचा की औंदैर्ध्यता है वह है। अपने अफ्रीकी समकक्ष के विपरीत एशियाई शेर बड़े घमंड में नहीं रहते हैं। तो जो अफ्रीकी शेर है वो बड़े घमंडी होते हैं, वो बड़े एटीट्यूड में रहते हैं, जबकि भारत के शेर है तो भारत के शेर जो है इनके अंतर भी मानवता है, इनके पास कोई एटीट्यूड नहीं है। ठीक है, अब सोच लो वहां के जानवर भी एटीट्यूड रहते हैं, अपने यहां के जानवर भी सोचो सरल स्वभाव के हैं। तो जब जानवर अपने यहां के सरल स्वभाव के हैं तो आप सोच सकते हो यहां के मनुष्य भी, यहां के लोग भी उतने ही सरल स्वभाव के होंगे।
हाँ, लेकिन अगर कोई अफ्रीकी शेर भारत में आ जाते हैं तो वह घमंडी हो जाते हैं। ठीक ऐसे यहां भी कुछ विदेशी आए हैं जिसके कारण लोग क्या हो जाते हैं, घमंडी। तो लेकिन अगर बात की जाए जो भारत के लोग हैं, भारत के निवासी हैं, तो जब तक ये भारत में रहते हैं इनके ऊपर भारतीय संस्कृति का प्रभाव रहता है। और जब ये विदेश जाते हैं, किसी दूसरे देश, अफ्रीकी देश चले गए, फॉरेन देश, वहां से जो एटीट्यूड लाते हैं वह भारत के समाज से एकदम अलग होता है। कहते हैं ये लोगों में नहीं रहता, ये समाज से परे है। उनके स्वभाव से बेटा, उनके स्वभाव से पता चलता है कि वह घमंडी है कि नहीं है। अब बात की जाए, जैसे अब जो है, जो इन शेरों के रख रखाव करने वाले टीम है, अब उनसे उनके स्वभाव के आधार पर, इन शेरों के स्वभाव के आधार पर जो टीम इन शेरों की देखभाल करती है, उसी स्वभाव के आधार पर यह निर्णय लिया जाता है या डिसीजन लेते हैं कि जो भारतीय शेर हैं वह उनका स्वभाव सरल है, जबकि एशियाई शेरों की अगर बात किया जाए, एशियाई शेरों की स्वभाव सरल है, जबकि अफ्रीकी शेरों की स्वभाव जो है वह घमंडी है। ठीक है, अब चलिएगा, अब बात किया जाए, उनके समूह में अधिकतम लगभग 5 मादाएं होती हैं, जबकि समानतः 2 मादाएं होती हैं। अब बात किया जाए, इनके समूह में लगभग अगर बात किया जाए, अफ्रीकी जो शेर हैं, ठीक है, अफ्रीकी जो शेर है उनके 5 मादाएं, जबकि भारतीय अगर बात किया जाए, एशियाई शेरों में 2 मादाएं साथ में होती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, अब शेरों का गर्भधारण का काल अगर बात किया जाए, लगभग 108 दिनों का होता है। जो गर्भधारण काल है, समय है, वह 108 दिनों का होता है, जिसके बाद मादा लगभग कितना शावकों को देगी, 2 से 4 शावकों को जन्म देती है। यहां पर शेर के बच्चे को हम लोग शावक बोलते हैं, शेर के बच्चे को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, शावक बोलते हैं, याद रखिएगा। तो यहां पर जैसे हम लोग कहते हैं कि उनके यहां जुड़वा बच्चे हुए हैं, उनके यहां जुड़वा बच्चे, जैसे अगर मनुष्यों में बात किया जाए तो इनका गर्भधारण 9 महीने का होता है। और सामान्यता परिस्थिति में अगर मैं बात करूं, मां जो है एक बच्चे का जन्म देती है। लेकिन अगर बात किया जाए एशियाई शेर की जो माताएं होती है, अर्थात जो शेरनी होती है, अगर शेरनी की मैं उपाधि दे दूं, तो अगर बात करें जो शेरनी होती हैं, जो मादा शेर होते हैं या शेरनी होती है, तो अगर बात किया जाए वो 2 से 4 बच्चों को जन्म देती हैं, तो वही जो बच्चे होते हैं उनको क्या बोला जाता है बेटा, शावक बोला जाता है। क्लियर? अब बात किया जाए, एशियाई शेर एक समय पूर्व में पश्चिम बंगाल राज्य में और मध्य भारत में मध्य प्रदेश के रीवा तक वितरित थे। अगर मैं बात करूं, ध्यान समझिएगा, ठीक है। तो यहां पर अगर बात किया जाए, इस समय यहां पर है बेटा गिर नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क गुजरात। कई बार प्रश्न, इसीलिए एक एक चीजें आपको याद रखना है, गुजरात। और पहले अगर बात की जाए यहां पर पश्चिम बंगाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल, और इधर मध्य प्रदेश। तो गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल तक जो है वितरित थे, निवास करते थे। लेकिन धीरे धीरे इनकी प्रजातियां लुप्त होती जा रही, जिसके कारण अब जो है सिर्फ एकमात्र स्थान बचा हुआ है गिर नेशनल पार्क गुजरात। तो वर्तमान में गिर नेशनल पार्क एशियाई शेरों का एकमात्र निवास स्थान है। ठीक है। अब बात किया जाए, एशियाई शेर
भारत के किसी अन्य क्षेत्र में नहीं पाए जाते हैं। भारत के किसी अन्य क्षेत्र में नहीं पाए जाते और ना ही किसी दूसरे कंट्री में, दूसरे देश में पाए जाते हैं। अर्थात बात किया जाए ये किस में आएंगे बेटा? स्थानीय प्रजाति में आएंगे। किस में आ जाएंगे बेटा? स्थानीय प्रजाति में। जब ऐसी प्रजाति विश्व के किसी और क्षेत्र में नहीं, जब ऐसी प्रजाति जो क्षेत्र विशेष में पाई जाती है वह स्थानीय प्रजाति में के अंतर्गत रखा जाता है। स्थानीय प्रजाति के अंतर्गत रखा जाता है। इसीलिए कई बार प्रश्न भी पूछा जाता है एशियाई शेर कि अगर बात की जाए समान इन्वायरमेंट, अगर समान पर्यावरण, समान अगर बात की जाए विशेषताएं, समान जलवायु हो, समान तापमान हो, समान दाब हो, समान हर चीजें विकसित कर दिया जाए, तो ऐसा नहीं कि जो गुजरात में जलवायु पाई जाती है वो विश्व के किसी भी देश में नहीं पाई जाती है। लेकिन अगर बात की जाए इस समय वर्तमान में पूरे विश्व में अगर बात की जाए एशियाई शेरों की प्रजाति भारत के गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। तो यह बात की जाए इससे स्थानीय प्रजाति के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, तो यह एक स्थानीय जीव है। ठीक, तो अगर मैं बात करूं तो कुछ शेरों की मौत काइनाइन डिस्टेपर वायरस सीडीसी और बेबेसियोसिस जैसी बीमारियों के कारण हो गई। अब बात किया जाए तो अगर बात किया जाए कुछ शेरों की जो मौत हो रही है उसके पीछे कारण क्या बेटा? तो काइनाइन डिस्टेपर वायरस एक है और दूसरा है बेबोसियस जैसी बीमारियों के कारण हुई है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? प्रिया जी बहुत 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 धन्यवाद प्रिया जी। चलिए यहां तक सभी क्लियर हो गया? आगे बात करते हैं। अब गिर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हम चर्चा करते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। मैं जब किसी भी टॉपिक को लेता जब तक निचोड़ नहीं लेता हूं तब तक मैं छोड़ता नहीं हूं, क्योंकि जो भी आप कार्य करें शिद्दत से करें, अधूरा ना छोड़ें, क्योंकि अधूरा अगर छोड़ेंगे तो आपके लिए वो भी कभी भी खतरा पैदा कर सकता है। इसलिए जो भी कार्य करे पूरा करे, अन्यथा करो ही ना। क्लियर? इसलिए जब एशियाई शेर के बारे में हमने चर्चा कर लिया कि राष्ट्रीय पार्क में इस समय निवास स्थान है, उसको हमने देख लिया। अब उसके बारे में भी तो हम जान लें क्या है। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर वन्य अभ्यारण्य और पनिया अभ्यारण्य लगभग जो है 1452 वर्ग किलोमीटर के कुल क्षेत्रफल के साथ एशियाई शेरों के प्राकृतिक और संरक्षित आवास का निर्माण करते हैं। तो एक चीज और आपको पता चल गया है, तो गिर वन्य जीव अभ्यारण्य के साथ साथ पनिया अभ्यारण्य कहां पर है बेटा? गुजरात में है। कहां है? गुजरात में है। मित्याला और गिरनार अभ्यारण्य मुख्य गिर संरक्षण क्षेत्र के आसपास के उप क्षेत्रों की रक्षा करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहां पर चले, तो ये अगर बात किया जाए कच्छ प्रायद्वीप है बेटा। ये क्या है बेटा? कच्छ प्रायद्वीप है। कच्छ प्रायद्वीप है और यही पूरा कच्छ प्रायद्वीप की अगर बात की जाए, ये जो क्षेत्र है गिर की पहाड़ियां, गिरनार की पहाड़ियां, यही क्षेत्र जो है, इसी क्षेत्रों में एशियाई शेरों को संरक्षित किया जाता है। एशियाई शेरों को संरक्षण प्रदान किया गया है। एशियाई शेरों को संरक्षण प्रदान किया गया।
इन वनों की वनस्पतियों में मुख्य रूप से शुष्क पर्णपाती वन, सागौन वन, कांटेदार घास के मैदान शामिल है। शेरों के अलावा यहां पर अगर बात की जाए उद्यान तेंदुए, सांभर और चौसिपा का पर है। ठीक है, चलिए अगर बात की जाए पार्क में कमलेश्वर जलाशय में मार्स मगरमच्छ रहता है। यहीं पर अगर बात किया जाए एक कमलेश्वर जलाशय है, कमलेश्वर जलाशय, और कमलेश्वर जलाशय में अगर बात किया जाए तो मार्स मगरमच्छ रहते हैं। इतना अंदर जानते हैं, ये सीटेट इतना अंतर तो नहीं पूछेगा, लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं, ध्यान समझिएगा, सीटेट तो इतना, सीटेट के साथ साथ अगर आप यूपी पीसीएस के छात्र होंगे, समीक्षा अधिकारी का एग्जाम देते होंगे, तो स्टेट पीएससी का अगर आप एग्जाम देते होंगे तो ईबीएस इन्वायरमेंट के तहत, वहां पर इन्वायरमेंट के तहत इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एकदम बात मैं करूं, एकदम निचोड़ कर प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रिंस जी बहुत दिनों के बाद जुड़े हुए हैं, हेलो सर, स्वागत है, स्वागत है। चलिए अब हम बात करते हैं, यहां पर देखा गया एशियाटिक लायन प्रेजेंस, तो निवास स्थान ये है बेटा। ठीक है, तो एशियाई शेरों का। आगे बढ़ते हैं, संगाई हिरण की अगर बात की जाए, संगाई हिरण, संगाई हिरण, ठीक, सुरक्षा की स्थिति अगर बात की जाए, इनको सुरक्षा की स्थिति से देखते हैं, तो संगाई हिरण की बात किया जाए आईयूसीएन लाल सूची की श्रेणी में शामिल किया गया, लुप्त प्राय में, साइट्स के परिशिष्ट वन में शामिल किया गया है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 में शामिल किया गया है। इस समय इसकी सुरक्षा की स्थिति है। अर्थात मुख्य रूप से जो है संगाई हिरण के बारे में अगर बात किया जाए तो मुख्य रूप से अगर बात किया जाए आईयूसीएन लाल सूची के अंतर्गत, रेड लिस्ट के अंतर्गत अगर बात किया जाए, किसमें शामिल किया गया, लुप्त प्राय में शामिल किया गया है। अच्छा, टीचिंग चला दो, चलिए बहुत अच्छी बात है। संगाई हिरण के बारे में अगर बात किया जाए, भूरा मृग हिरण को संगाई हिरण करें, जो पूरे विश्व में केवल मणिपुर, कहां पर बेटा, जो केवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाने वाला एक अनोखा जंतु है। ध्यान समझिए, तो यह भी किस में आएगा बेटा, स्थानीय प्रजाति में आएगा। ध्यान समझिएगा, यह भी किस में आएगा, स्थानीय प्रजाति, क्योंकि क्षेत्र विशेष में स्थानीय प्रजाति के अंतर्गत आएगा। तो क्षेत्र विशेष में, इसी क्षेत्र विशेष में जो है यह प्रजाति पाई जाती है और विश्व के अन्य किसी भी क्षेत्र में नहीं पाई जाती है, तो वह किसके अंतर्गत शामिल किया जाएगा, वह स्थानीय प्रजाति के अंतर्गत शामिल किया जाता है। कि अगर बात किया जाए विश्व में केवल मणिपुर के अलावा, और मणिपुर में कहा बेटा, केवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान के अलावा विश्व के या भारत के किसी अन्य क्षेत्र में भूरा मृग हिरण नहीं पाया जाता है। और यह एकमात्र ऐसा हिरण है, अगर बात की जाए एकमात्र ऐसा हिरण है जिसने खुद को दलदली आवास के लिए अनुकूलित कर लिया है। और बात किया जाए ये ऐसा हिरण, सब हिरणों से अगर बात किया जाए सब मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं। अब बात किया जाए सबका अलग अलग, लेकिन सब मैदानी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्रों में। लेकिन यह ऐसा हिरण है जो कहां पर निवास करता, आवास बनाया है, दलदली क्षेत्रों में आवास बनाया है। ये इंपॉर्टेंट होता है बेटा। इसमें सर्दियों में गहरे लाल भूरे रंग का कोट होता है। इनके शरीर पर अगर बात की जाए, इनमें सर्दियों में गहरे लाल भूरे रंग का कोट होता है, जो गर्मियों में हल्का पीला हो जाता है। तो गर्मियों में क्या हो जाता है बेटा, हल्का पीला हो जाता है। क्लियर। मादाएं पूरे वर्ष भर हल्के पीले रंग की होती, जो मादाएं होती क्योंकि नर में परिवर्तन होता है, लेकिन मादाओं के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बात किया जाए, यह हिरण फुमदी तैरते बायोमास की पिछली सतह पर नाजुक ढंग से चलता है, इसलिए इसे डांसिंग हिरण भी कहा जाता है।
इसलिए इसे डांसिंग हिरण भी कहा जाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए डांसिंग हिरण किसे कहा जाता है तो आप क्या बताएंगे मेरे भाई? तो आप बताएंगे भूरा मृग हिरण को डांसिंग हिरण कहा जाता है। क्लियर? आगे बात करते हैं संगाई प्रजाति अगर बात किया जाए वर्ष 1990 तक लगभग विलुप्त हो चुकी थी, जिसे वर्ष 1953 में फिर से देखा गया। तो माना जा रहा था कि 1950 में संगाई प्रजाति जो है, हिरण की जो संगाई प्रजाति है वह विलुप्त हो चुकी थी, लेकिन 1953 से अगर मैं बात करूं फिर से देखा गया। संगाई की फुमदियों के लगातार पड़ते आवास, पैरा घास जैसे गैर देशी पौधे के आक्रमण आदि से खतरों का सामना करना पड़ रहा है। पारंपरिक चीनी चिकित्सा में नर हिरण के सींगों को उनके औषधि गुणों के लिए अत्यधिक महत्व दिया जाता है। अब बात किया जाए जो चीनी चिकित्सा में, अब जो चाइनीज है, ठीक है, यहां चीनी का मतलब शक्कर नहीं है, यहां पारंपरिक चीनी चिकित्सा, जो चाइनीज लोगों की उनकी अपनी चिकित्सीय व्यवस्था है, उस चिकित्सीय व्यवस्था में नर हिरण के सींगों को औषधि गुणों के लिए उपयोग किया जाता है। यहां तक क्लियर हो गया? एक बार कमेंट करिए मेरे भाई, जितने भी लोग जुड़े एक बार कमेंट करिए। चलिए अब डोगोंग की अगर बात किया जाए, डोगोंग की चर्चा हम लोग बेटा कल करेंगे। आज का समय हो गया। ये जो 3 प्रजातियां अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, ध्यान समझिएगा, आज की जो हमने 3 प्रजातियां पढ़ा इससे आप लोग एक बार देख लीजिएगा। एशियाई जंगली भैंसा हमने पढ़ा, इसके बाद हमने पढ़ा एशियाई शेर के बारे में हमने पढ़े, इसके बाद हमने क्या पढ़ा बेटा, इसके बाद हमने संगाई हिरण के बारे में पढ़ा। तो कल हम लोग चर्चा करेंगे डुगोंग के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर रोकते हैं, समय होने के कारण जो है हम लोग कल इसके आगे चर्चा करेंगे। तो जितने भी लोग जुड़े हैं कल समय जो है, समय का ध्यान रखिए गया बेटा। और एक खुशखबरी आ गई है, उत्तर प्रदेश की अगर बात किया जाए, उत्तर प्रदेश के पुलिस भर्ती जो री एग्जाम है बेटा, उसकी डेट आ चुकी है। जितने लोग अगर पुलिस की तैयारी करने वाले, आपके घर परिवार में कोई भी सदस्य हो, अब कह दीजिए कमर बांधने का समय आ गया है, कमर कसने का समय आ गया है। अब जो है अपनी युग की शुरुआत करने का समय आ गया है, दृढ़ संकल्पित होने का समय आ गया है, क्योंकि इस बार वर्दी क्या होनी चाहिए, वर्दी होनी चाहिए। इसीलिए जितने भी आसपास आपके साथी लोग हैं सभी तो जान गए होंगे, अपने रणनीति के तहत वह तैयारी करें। और एक एजुकेशन परिवार जो है एक जो है प्रैक्टिस सेट बैच चला रहा है, उस प्रैक्टिस सेट के साथ साथ यूपी स्पेशल की जो क्लास होगी चैलेंजिंग है, एक भी प्रश्न बाहर नहीं आएगा। जी हां, यूपी स्पेशल की क्लास से एक भी प्रश्न बाहर नहीं आएगा। आपको थ्योरी के साथ प्रैक्टिस कराया जाएगा पहली बार। और पिछले विगत जो एग्जाम हुआ जिसमें पेपर आउट हुआ उसमें हुबहू सारे प्रश्न आए, और इस बार भी री एग्जाम में भी एक बार फिर एक एक का डंका बजेगा साथियों। तो आप लोग जुड़े रहिएगा और लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए, जिससे सभी वर्दी बच्चे पा सके। तो आज की क्लास को मैं यहीं पर रोकता हूं। सभी लोगों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,
जय भारत।